सो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम आपकी बुक का एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, यहां बाइपोलैरिटी का मतलब है कि बाइपोलर जो वर्ल्ड था, बाइपोलर मतलब जहां पे देयर वर टू डोमिनेंट पावर। वन वाज यूएसए एंड वन वाज यूएसएसआर। तो ये दो डोमिनेंट पावर थी, इसलिए वर्ल्ड को बाइपोलर बोलते थे कि दो पोल्स हैं वर्ल्ड में, एक यूएसए जिस पोल को कंट्रोल करता है और एक पोल हुआ है जिसको यूएसएसआर कंट्रोल करता है। हाँ मर्जी आपकी, नहीं समझ लोगे तो ज्यादा बेटर, पहले समझ लो, ठीक है। तो बाइपोलर वर्ल्ड था, ठीक है। ये बाइपोलर वर्ल्ड बना कैसे, पहले वो समझेंगे कि ये बाइपोलर वर्ल्ड बना कैसे, और फिर बाइपोलर से वर्ल्ड दोबारा से यूनिपोलर हो गया। आज के टाइम पे हालांकि मल्टीपोलर बोला जाता है वर्ल्ड को, लेकिन यूएसए का वन साइडेड डोमिनेंस है अभी भी वर्ल्ड में, ठीक है। तो नॉर्मली बोलते हैं कि यूनिपोलैरिटी वर्सेस मल्टीपोलैरिटी, कि मल्टीपोलर वर्ल्ड बन पाया कि नहीं बन पाया, ठीक है। सो ये बाइपोलैरिटी की स्टोरी स्टार्ट होती है वर्ल्ड वॉर वन के बाद। वर्ल्ड वॉर वन 1914 से 1918 तक चला। यूरोप में एक एम्पायर है, एम्पायर होता था ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर, जो आज के टाइम पे दो कंट्री हैं, ऑस्ट्रिया, नॉट ऑस्ट्रेलिया, इट्स ऑस्ट्रिया एंड हंगरी। तो वहां पे सक्सेशन का वॉर था कि नेक्स्ट सक्सेशन में कौन आएगा, ठीक है। तो वो सक्सेशन का वॉर पूरे के पूरे यूरोप में फैल गया, ठीक है। जो दो पर्सन थे जो सक्सेशन में चाह रहे थे, तो एक साइड उसका साथ देते गए कुछ कंट्री, दूसरी तरफ दूसरे की तरफ दूसरी कंट्री आ गए। तो ऐसे करके धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में ये वॉर फैल गया। हालांकि पूरे वर्ल्ड में नहीं फैला था, लेकिन यूरोप उस टाइम पे पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करता था ड्यू टू कोलोनाइजेशन। यूरोप की अलग अलग जगह पे कॉलोनी थी, तो जहां जहां यूरोप की कॉलोनी थी, मतलब यूके की कॉलोनी, जर्मनी की कॉलोनी, फ्रांस की कॉलोनी, डच की कॉलोनी, तो उन्होंने ऑटोमेटिकली उनको उस वॉर में ले लिया। इस वजह से वो वर्ल्ड वॉर बन गया, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर वन ओवर हुआ। वर्ल्ड वॉर वन ओवर हुआ, उस टाइम पे वर्ल्ड में सबसे बड़ी सुपर पावर जो थी वो यूके थी, यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन, ठीक है। देन उसके बाद वर्ल्ड वॉर वन जब खत्म हुआ तो एक ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ वर्साई 1919 में। ये आपके पहले सिलेबस में था, पहला चैप्टर होता था कोल्ड वॉर, तो उसमें थी ये चीजें। ट्रीटी ऑफ वर्साई हुई, वर्साई एक प्लेस का नाम है पेरिस में, तो वहां पे वो ट्रीटी हुई। और जर्मनी को ये पाया गया कि जर्मनी सबसे ज्यादा दोषी है उस वर्ल्ड में। जो वर्ल्ड वॉर वन बढ़ा तो जर्मनी को पाया गया कि सबसे ज्यादा गलती जो है वो जर्मनी की है। इस वजह से सबसे ज्यादा जो रिपरकशंस हैं, जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, वो जर्मनी को भरने पड़े। उस पूरे वर्ल्ड की, वर्ल्ड वॉर की में जितना भी खर्चा लगा उसकी भरपाई जर्मनी को करनी पड़ी। देन जर्मनी पे बहुत सारी ऐसी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई कि वो लोग कितनी बड़ी आर्मी रख सकते हैं, ठीक है, वो लोग क्या क्या कर सकते हैं, तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगाई। फिर वहां पे राइज ऑफ नेशनलिज्म हुआ और हिटलर का राइज हुआ, हिटलर पावर में आया। और मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, जब जब नेशनलिज्म का राइज होता है, कोई अल्ट्रा नेशनलिस्ट लीडर पावर में आता है, तो वो हमेशा ये सोचता है कि उसकी कंट्री सुप्रीम रहे, ठीक है, और बाकी कंट्री चाहे बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाए, उसको कोई मतलब नहीं उस बात से, ठीक है। तो हिटलर का राइज हुआ। हिटलर ने जर्मन्स को ये कमिट किया कि आप लोगों ने जो सम्मान खोया है, जो आप लोगों की रिस्पेक्ट थी वर्ल्ड में जो खोई है, मैं उसको वापस दिला सकता हूं, ठीक है। तो उसने फिर दोबारा से वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट किया 1939 में। तो उसने बोला कि जिन जिन कंट्रीज ने ये रिपरकशंस, जो कॉन्सिक्वेंसेज हम लोग पे कर रहे हैं, उसके लिए जो जो कंट्रीज रिस्पॉन्सिबल हैं, हम उन सभी कंट्रीज को जीत लेंगे, ठीक है। तो हिटलर ने वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट किया, 1939 में स्टार्ट हुआ, 1945 तक चला, ठीक है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ 1939 से 1945, तो उसके बाद जो सबसे बड़ी पावर बन के आया वो था यूएसए, और रीजन था जो जापान पे 2 बम गिराए गए, एटॉमिक बम। तो हमने पढ़ा था प्रोजेक्ट मैनहट्टन चलाया था यूएसए ने, ठीक है, 1944 के अराउंड, और
वहां उसको लीड कर रहे थे रॉबर्ट ओपनहाइमर, और उन्हें एटॉमिक बम बना लिया था। तो वो बड़े पावरफुल बन के सामने आए। और जर्मन या फिर जो यूरोपियन कंट्रीज थी, अगेन वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में डिवाइडेड थी, तो यूके को बहुत सारा नुकसान भरना पड़ गया था। और उसके साथ ये वही टाइम है, अगर आप ध्यान करोगे 1945 के अराउंड, 1940 से 45, जो अलग अलग कॉलोनी थी ब्रिटेन की, जैसे इंडिया भी, तो उन कॉलोनीज का जितना एक्सप्लॉइटेशन वो पहले कर रहे थे, अब उतना नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस आ रही थी। तो वर्ल्ड वॉर वन को फ्यूल किया था कॉलोनीज ने, मतलब वर्ल्ड वॉर वन के लिए जितना पैसा आया ब्रिटेन के पास, वो उन कॉलोनीज से एक्सट्रैक्ट किया गया था। उसमें से इंडिया से भी बहुत सारा पैसा गया था, तो यूके ने अपना कोई पैसा नहीं लगाया, ठीक है। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ तो सिचुएशन चेंज हो गई थी, तो यूके के पास इतना पैसा भी नहीं था उस टाइम पे, ठीक है, क्योंकि कॉलोनीज से पैसा आ नहीं रहा था, और मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे कॉलोनाइजेशन ओवर हो रहा था या डिक्लाइन हो रहा था, ठीक है। तो यूके को उसका हर्जाना भुगतना पड़ा, और यूके को उसके कॉन्सिक्वेंसेज में यूके के पास, यूके एक तरह से मोस्टली डिस्ट्रॉय हो गया था। तो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद पावर थी, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद डिस्ट्रॉय हो गई, और एक नई पावर बन के आई थी यूएसए। दूसरी तरफ जो जर्मन थे या जर्मनी थी, उन्होंने हिटलर का ये मानना था कि हम लोग रसिया पे कब्जा कर लेंगे। रसिया के पास रेड आर्मी होती थी। रेड आर्मी, वर्ड रेड किसको सिंबलाइज करता है? कम्युनिज्म को, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हैं, 1917 का रिवॉल्यूशन हो चुका था, व्लादिमीर लेनिन यूएसएसआर के लीडर बन चुके थे, फिर उसके बाद स्टालिन आए 1924 में, वो ज्यादा पावरफुल लीडर थे, तो उन्होंने रेड आर्मी बना ली थी। तो जो हिटलर है उसका ये मानना था कि हम रेड आर्मी को डिफीट कर देंगे और यूएसएसआर पे कब्जा कर लेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, ठीक है। यूएसएसआर की रेड आर्मी ने हिटलर की जो आर्मी थी उसको हरा दिया। तो वहां से एक तो पावर बन गया यूएसएसआर, ठीक है, क्योंकि उसने हिटलर को हराया। दूसरी तरफ जापान को हराने में मेन रोल प्ले किया यूएसए ने, और उसने एटॉमिक बम भी बना लिया था उस टाइम पे, ठीक है। तो सेकंड जो पावर बन के आई वो थी यूएसए। तो यूएसए सिंबलाइज कर रहा था कैपिटलिज्म को, ठीक है, यानी फ्री मार्केट इकोनॉमी को, और यूएसएसआर सिंबलाइज कर रहा था कम्युनिज्म को, यानी देयर विल बी नो फ्री मार्केट इकोनॉमी, देयर विल बी टोटली कंट्रोल्ड, स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी। स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी यूएसएसआर वर्सेस फ्री मार्केट इकोनॉमी यूएसए, ठीक है। यूरोप की जितने भी कंट्रीज थी वो मोस्टली डिस्ट्रॉय हो गई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, ठीक है। तो उसको रिवाइव करने के लिए एक प्लान लेके आया है अमेरिका, जिसको मार्शल प्लान बोला जाता है। तो मार्शल प्लान से अमेरिका ने फाइनेंशियल हेल्प की उन कंट्रीज की जो यूरोप में बिल्कुल खत्म हो गई थी, क्योंकि कम्युनिज्म की फिलॉसफी में इतना पैसा नहीं है, कैपिटलिज्म की फिलॉसफी सारी ही पैसे पे चलती है। तो कम्युनिस्ट कंट्री यूएसएसआर के पास तो पैसा था नहीं, लेकिन यूएसए के पास पैसा था। तो यूएसए मार्शल प्लान लेके आया, और फिर उसी टाइम पे उसने ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस की और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक बनाया कि भाई डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। तो यूरोप जो पहले सुपर पावर होती थी, क्योंकि उसने वर्ल्ड में हर जगह पे कॉलोनाइजेशन किया था, इंक्लूडिंग अमेरिका पे ब्रिटेन का कॉलोनाइजेशन था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप तो खत्म हो गया, और एक उसके वेस्ट में अमेरिका और एक उसके ईस्ट में रसिया या यूएसएसआर, ये दो सुपर पावर बन के आए। रसिया इसलिए बन के आया क्योंकि उन्होंने हिटलर की आर्मी को हरा दिया, ठीक है। यूएसए इसलिए बन के आया, एक तो उसके पास पैसा था, दूसरा उसका कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था नहीं वर्ल्ड वॉर में, क्योंकि वो बिल्कुल ही दूसरे एंड पे था। पूरा का पूरा वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो यूरोप में चल रहा था, तो डायरेक्टली तो इन्वॉल्वमेंट था ही नहीं रसिया का, अनटिल अनलेस जापानीज ने अमेरिका पे डायरेक्टली अटैक नहीं किया। अमेरिका पे डायरेक्टली अटैक किया था रशियन जापानीज सबमरीन ने, ठीक है। उसी टाइम ये पता लगा था, जो आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हो, कि जो नीचे वाला सरफेस है वो कैसा है, क्योंकि पहली बार सबमरीन बने, वो नीचे तक गए, तो सी का जो नीचे का क्या बोलते हो आप उसको, सी बेड बोल लो। सी बेड में क्या क्या चीजें हैं, मिड ओशनिक रीजन है, माउंटेन्स हैं, ये तभी पता लगा ज्योग्राफर्स को, जब उन्होंने बताया कि नीचे ऐसा नहीं कि प्लेन है, वहां पे भी माउंटेन है, वहां पे भी प्लेट डिस्ट्रक्शन हो रही है,
वहां पे भी लावा निकल रहा है। तो ये चीजें सब साइमल्टेनियसली हुई हैं, ठीक है। तो जापान ने अमेरिका पे डायरेक्टली अटैक कर दिया था, ठीक है, क्योंकि वो हेल्प कर रहा था यूरोप की। हालांकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 3 पावर थी जो अलग अलग फाइट कर रही थी। जापान एक अलग एम्पायर था, उनका लीडर था हिरोहितो, वहां का एम्परर था। इटली, बेंटिनो मुसोलिनी, वो अलग एक डिक्टेटर था, तो इटली अलग लड़ रहा था और हिटलर अलग लड़ रहा था। तो ये तीनों के अपने अपने इंटरेस्ट थे जिसकी वजह से ये लड़ रहे थे। ऐसा नहीं था कि ये तीन एक साइड थे, इन तीनों को एक्सिस पावर बोला जाता है। कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक्सिस पावर थी इटली, बेंटिनो मुसोलिनी उनका लीडर, जर्मनी का लीडर हिटलर और जापान का किंग हिरोहितो। इन तीनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं था, मतलब ये तीनों फ्रेंड नहीं थे, लेकिन ये अपने इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए तीनों अलग अलग फाइट कर रहे थे, ठीक है। उसमें से जो जर्मनी था, जर्मनी को डिफीट करने का मेन काम किया यूएसएसआर ने, ठीक है। देन इटली को डिफीट करने में यूके और फ्रांस और यूएसए ने मेन रोल प्ले किया, और जापान को डिफीट किया अकेले यूएसएसआर ने, क्योंकि जापान को डिफीट किया यूएसए ने, ठीक है। क्योंकि जर्मनी के डिफीट होने के बाद, इटली के डिफीट होने के बाद, सबसे पहले डिफीट हुआ इटली, फिर जर्मनी, ठीक है, क्योंकि सुसाइड कर लिया था हिटलर ने। उसके बाद जापान को डिफीट करना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि जापान वो कंट्री था जिसने यूके के बाद एशिया में पहला इंडस्ट्रियलाइजेशन किया था, तो वो बड़े एडवांस कंट्री थे उस टाइम पे, तो उनको डिफीट करना मुश्किल हो रहा था, ठीक है। और वो बहुत ही क्रूअल लीडर था हिरोहितो, ठीक है। तो उसको डिफीट करने का क्रेडिट गया यूएसए के पास, ठीक है। तो और पूरी की पूरी फाइट में जो मेन आर्मी इन्वॉल्व थी, जो पैसा इन्वॉल्व हो रहा था, वो सारा यूरोप से जा रहा था, और कॉलोनीज से उनको फंड मिल नहीं रहा था। तो पूरा का पूरा यूरोप एक तरह से खत्म हो गया था। तो उसको रिवाइव किया अमेरिका ने मार्शल प्लान के थ्रू, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के थ्रू, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसा कुछ नहीं हो पाया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का तो सारा पैसा जर्मनी से ले लिया। हालांकि कमाल की बात यह कि जर्मनी के पास भी पैसा नहीं था, जर्मनी ने वो पैसा अमेरिका से लेके दिया था उस टाइम पे भी, अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज को उधार पे लेके दिया था, ठीक है। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो पूरा का पूरा यूरोप खत्म हो गया था। तो 2 पावर बन के आए, यूएसएसआर और यूएसए। तो वहां पे उन्होंने क्या किया, जर्मनी जो था, जिसको मेन रिस्पॉन्सिबल माना गया, क्योंकि स्टार्ट तो हिटलर ने किया था वॉर को, जो इटली है और जापान है वो तो बाद में इन्वॉल्व हुए थे, ठीक है। तो स्टार्ट करने वाला था हिटलर, तो जर्मनी को मेन रिस्पॉन्सिबल माना गया फिर से, और जर्मनी को डिवाइड किया गया। यूएसएसआर बोला कि भाई आधा जर्मनी मेरा और आधा जर्मनी आप सब लोगों का, मतलब जिसमें फ्रांस एक पावर थी, यूके एक पावर था। डिस्ट्रॉय हुए थे, लेकिन ऑब्वियस है कि वो लीडर तो थे। जैसे अगर आज ईरान, अगर हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके चले, यूएसए को हरा दे या उसको डिफीट कर दे, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि एकदम से वो लीडर नहीं रहेगा या उसकी वैल्यू नहीं रहेगी वर्ल्ड में, क्योंकि करेंसी तो उसकी चल रही है आज भी, डॉलर, ठीक है। तो फ्रांस और यूके बड़ी पावर तो थे, तो फ्रांस, यूके, यूएसए, इनको मिला वेस्ट जर्मनी, और ईस्ट जर्मनी मिला यूएसएसआर को। तो इन्होंने जर्मनी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। यूएसए ने क्या चलाया, मार्शल प्लान। मार्शल प्लान चलाने की वजह से यूरोप में डेवलपमेंट होने लगी। पैसा दे रहा था सारा का सारा यूएसए, क्योंकि डॉलर थे, उसकी रिजर्व करेंसी थी, वो प्रिंट कर रहा था और दे रहा था, ठीक है। हालांकि इससे उसको बाद में दिक्कत हुई, और वो दिक्कत आज भी चल रही है कि अमेरिका के ऊपर डेट बहुत ज्यादा है। अमेरिका के ऊपर क्या ज्यादा है, डेट। इसको इकोनॉमिक्स में ट्राइफल डिलेमा बोलते हैं, TRIFIL, ट्राइफल डिलेमा। ट्राइफल डिलेमा क्या होता है कि, जो ट्राइफल डिलेमा को बाद में समझेंगे, नहीं तो फिर इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट घुस जाएगा, पहले जहां पे वहीं पे रहते हैं, ठीक है। रॉबर्ट ट्राइफल एक इकोनॉमिस्ट था, उसने उस फिनोमिना को समझाया, तो उसको हम फिर किसी क्लास में करेंगे या चैप्टर पूरा होने के बाद करेंगे, ठीक है। लेकिन अमेरिका पे आज के टाइम पे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डेट है, सबसे ज्यादा उधार किसी एक कंट्री पे है तो वो अमेरिका पे है। सबसे ज्यादा फिस्कल डेफिसिट किसी कंट्री का है तो अमेरिका का है। लेकिन उसको फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा क्योंकि करेंसी भी उसी की है, वो करेंसी प्रिंट कर रहा है, हालांकि उससे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, लेकिन अमेरिका में डेवलपमेंट ही इतना है, इन्फ्लेशन बढ़ने का इंपैक्ट ही नहीं पड़ रहा है ज्यादा, क्योंकि सबके पास रोजगार है। इन्फ्लेशन बढ़ने का फर्क वहां पड़ेगा ना जहां रोजगार नहीं है, ठीक है। इन्फ्लेशन बढ़ता है, सैलरी बढ़ जाती है, ठीक है,
तो चीजें कंट्रोल में है अभी तक, लेकिन सबसे ज्यादा डेफिसिट वर्ल्ड में किसी एक कंट्री के पास है उधार, तो वो अमेरिका पे है। ठीक है, तो अमेरिका पैसा छापता गया और पूरे यूरोप को डेवलप कर दिया उसने। जब यूरोप डेवलप हुआ तो वेस्ट जर्मनी भी डेवलप हुआ, लेकिन ईस्ट जर्मनी डेवलप नहीं हो पाया। रीजन बीइंग कि कम्युनिज्म की फिलॉसफी ऐसी थी, कल हमने एग्जांपल देखा था, कलेक्टिव फॉर्म, कोई काम ही नहीं करना चाह रहा था। ठीक है, तो ईस्ट जर्मनी के लोग वेस्ट जर्मनी शिफ्ट होने लग गए। ऑब्वियस ही बात है कि जहां डेवलपमेंट होगी वहां लोग जाएंगे, जहां डेवलपमेंट नहीं होगी वहां से जहां डेवलपमेंट होगी वहां जाएंगे। ठीक है, तो वेस्ट जर्मनी जो कि सॉरी ईस्ट जर्मनी जो कि यूएसएसआर के कब्जे में था, वहां से लोग कहां जाने लगे, वेस्ट जर्मनी जाने लगे। और वो आके वापस बताते ईस्ट जर्मनी वालों को कि वेस्ट अच्छा है, ईस्ट अच्छा नहीं है। तो इससे कम्युनिज्म की फिलॉसफी वीक पड़ रही थी। तो इससे कम्युनिस्ट लीडर परेशान हो गए और उन्होंने क्या किया, एक ब्लॉकेड लगा दिया। ब्लॉकेड मतलब जो वेस्ट जर्मनी का वाटर सप्लाई जो ईस्ट जर्मनी से जा रहा था, और बहुत सारी खाने की चीजें जो ईस्ट जर्मनी से वेस्ट जर्मनी जा रही थी। इसको ऐसे समझ दो जैसे इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में व्हीट, राइस, इनका प्रोडक्शन ज्यादा होता है। ठीक है, साउथ में उतना नहीं है, क्योंकि फर्टाइल लैंड कहां पे है, नॉर्थ में। तो फर्टाइल लैंड कहां पे था, ईस्ट में, ईस्ट जर्मनी में। तो खाना और पानी वहीं से जा रहा था, उन्होंने ब्लॉकेड लगा दिया, बंद कर दिया। ठीक है, इस बात से कि भाई वो डेवलप कर रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे लोग वहां जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं। ऐसे तो ये लोग रिवॉल्यूशन कर देंगे एक दिन, जब ये इनको पता लगेगा कि आप लोगों ने ये बता के कम्युनिज्म लेके आए थे कि वो अच्छी फिलॉसफी है, लेकिन यहाँ तो कैपिटलिज्म अच्छी लग रही है ना, कि वेस्ट जर्मनी डेवलप हो रहा है और ईस्ट डेवलप ही नहीं हो पा रहा है। तो ये ब्लॉकेड उन्होंने लगाया 1948 में। ठीक है, इसको बर्लिन ब्लॉकेड बोला जाता है। यहां से स्टार्ट हुआ कोल्ड वॉर, यहां से दोनों के बीच में वो खींचातानी स्टार्ट हुई, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। तो यूएसए ने क्या किया, एयरलिफ्ट किया सब कुछ। एक साल तक वेस्ट जर्मनी के लोगों को सारी फैसिलिटी मिलती रही, पानी है, खाना है, सब कुछ एयरलिफ्ट के थ्रू आता रहा। यूएसए ने वो सारी चीजों के लिए पे किया, लेकिन कितने लंबे टाइम तक के पे कर पाते, उनको भी लग रहा था वो, क्योंकि यूएसए को ये पता था कि कम्युनिज्म की फिलॉसफी ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगी। तो हम देखते हैं कि वो ब्लॉकेड को कितने दिन रखेंगे। ठीक है, तो वो डिफरेंस बढ़ता गया। अब लोग आना चाह रहे थे, वो आ भी नहीं पा रहे थे, तो वो फ्रस्ट्रेशन बढ़ती गई कि भाई नेबरिंग में देख रहे हैं कि थोड़ी दूर पे वेस्ट जर्मनी, वहां डेवलपमेंट हो रहा है, वहां सब कुछ मिल रहा है, वहां जॉब भी है, वहां फैक्ट्री भी है, वहां अच्छी लाइफ है, और इस जर्मनी वालों के पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, हाँ, डेवलपमेंट तो ईस्ट जर्मनी में नहीं थी, तो वेस्ट में थी, तो ईस्ट वाले देख रहे थे। ठीक है, कि भाई वेस्ट जर्मनी में तो सब कुछ है, ईस्ट में कुछ भी नहीं है, तो वो फोर्सफुली जाने लग गए। अब उस फोर्सफुल मूवमेंट को रोकने के लिए 13 अगस्त 1961 को बर्लिन वॉल बनाई गई कि भाई परमानेंट दीवार चिन दो, मतलब परमानेंट दीवार को कंस्ट्रक्ट कर दो, फिर देखेंगे कैसे जाएंगे। ठीक है, तो कम्युनिज्म ने अपनी फिलोसफी को बचाने के लिए 13 अगस्त 1961 को बर्लिन वॉल बना दी। तो बर्लिन वॉल कोल्ड वॉर का एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना माना जाता है, कि एक इंपॉर्टेंट इवेंट है बर्लिन वॉल। ठीक है, अब ये बर्लिन वॉल बनने के बाद और ज्यादा प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि जो थोड़ा बहुत मूवमेंट हो जाता था अब वो भी नहीं हो रहा था। अब एक तरह से ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी दोनों बिल्कुल सेपरेट थे, दीवार से उस तरफ क्या हो रहा है उनको कुछ नहीं पता लग रहा था। ठीक है, ना चीजें इधर आ रही थी ना चीजें उधर जा रही थी। ठीक है, अब फिर यूएसएसआर और यूएसए क्या करने लग गए, ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज को अपने साथ करने लग गए, क्योंकि ये दोनों समझ गए, ठीक है, कि भाई हम लोग दो, क्योंकि ऑब्वियस है कि ये पावर की डोमिनेंस था कि कौन ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, हालांकि दोनों अलाइड पावर थे वर्ल्ड वॉर 2 में, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद वो दोनों सुपर पावर बनना चाह रहे थे। यूएसएसआर में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ज्यादा था, कभी से ही ज्यादा था। ठीक है, यूएसए में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बाद में हुआ है, यूएसएसआर में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट पहले स्टार्ट हुआ। स्पेस रेस स्टार्ट हुई तो पहले स्पेस में जो पर्सन गया वो यूएसएसआर का था, ना कि यूएसए का था। तो नई नई एडवांस टेक्नोलॉजी लेके आए, उन टेक्नोलॉजी पे जो खर्चा लग रहा था यूएसएसआर का, वो पैसा सारा का सारा लोगों से लिया जा रहा था। डेवलपमेंट थी नहीं तो पैसा कहां से आता। लेकिन दूसरी तरफ सारा इंडस्ट्रियल वर्ल्ड था,
पूरे के पूरे यूरोप को दोबारा डेवलप कर दिया यूएसएसआर ने, सॉरी यूएसए ने, और यूएसए खुद भी डेवलप करना, ठीक है। तो एक रेस स्टार्ट हो गई। इस रेस में फिर न्यूक्लियर रेस भी शामिल हो गई, और न्यूक्लियर रेस शामिल हुई, दोनों कंट्रीज एक दूसरे के अलाइड पार्टनर्स को अपने साथ मिलाने लग गए कि भी आप हमारे साथ आओ, हम ज्यादा पावर देंगे, ठीक है, या प्रोटेक्शन देंगे आपको। तो ऐसे में एक इंसिडेंट और हुआ, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। क्यूबा एक आइलैंड कंट्री है अटलांटिक ओशन में, और ये यूएसए के बड़े नजदीक है। वहां पे चुपके से यूएसएसआर ने अपनी मिसाइल लगा दी कि भी अगर कभी वॉर हुआ तो हम डायरेक्टली यूएस पे वॉर कर देंगे, अदरवाइज तो पॉसिबल था नहीं, ठीक है। तो यूएसए, क्योंकि क्यूबा में फिडल कैस्ट्रो नाम का एक लीडर था, फिडल कैस्ट्रो, ठीक है, नहीं याद रहेगा तो चलेगा। फिडल कैस्ट्रो नाम का एक लीडर था, और वो कम्युनिज्म का बड़ा, मतलब कम्युनिज्म को बहुत अच्छा मानता था, ठीक है, और वो यूएसएसआर का साथ देना चाह रहा था। तो क्यूस की हेल्प से यूएसएसआर ने क्यूबा के अंदर मिसाइल लगा दी अपनी। ये बात यूएसए को पता लग गई कि भाई उन्होंने मिसाइल लगा रखी है यहाँ पे, ठीक है। इसकी वजह से टेंशन और ज्यादा एक्सेलरेट हुई, और ज्यादा बढ़ी। ये सारी की सारी मैं कोल्ड वॉर की स्टोरी बता रहा हूँ। कोल्ड वॉर उसको बोलते इसीलिए है, दोनों कंट्री कर रहे थे कुछ ना कुछ, लेकिन डायरेक्टली नहीं भिड़ रहे थे। फिर वियतनाम, साउथ एशिया में आ जाओ। वियतनाम के अंदर नॉर्थ वियतनाम, साउथ वियतनाम में फाइट चल रही थी। तो एक को यूएसएसआर ने साथ दिया, एक का यूएसए ने साथ दिया। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ठीक है, साउथ कोरिया को यूएसए ने साथ दिया, नॉर्थ कोरिया का यूएसएसआर ने साथ दिया। तो जहां पे भी इनको लग रहा था ना कि जहां हम किसी भी कंट्री को अपने साथ मिला सकते हैं, ये बताने के लिए कि भाई मेरी फिलॉसफी ज्यादा बेटर है, ठीक है, यूएसए भी अपने साथ कंट्रीज को मिला रहा था, यूएसएसआर भी मिला रहा था। डायरेक्टली फाइट नहीं कर रहे थे, लेकिन इनडायरेक्टली इन्होंने वियतनाम में फाइट की, इनडायरेक्टली उन्होंने नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के साथ फाइट की। जब नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में वॉर हुआ कोरियन पेनिनसुला के लिए, तो एक तरफ से पैसे और आर्म सप्लाई कर रहा था यूएसएसआर, एक तरफ से यूएसए कर रहा था, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में लड़ते रहे, लेकिन इस लड़ाई में यूएसए में तो डेवलपमेंट होता रहा, लेकिन यूएसएसआर में कम्युनिज्म की वजह से डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। देन कम मिखाइल गोर्बाचेव, जिसको ये समझ में आया कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है और हमें उसको चेंज करने की जरूरत है। तो स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी का मतलब होता है कि जो कुछ भी हो रहा है, जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जो कंजम्पशन हो रहा है, उस सब पे स्टेट का कंट्रोल होगा। तो स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी को ओपन करना पड़ेगा। लेकिन उसके नीचे वाले लीडर इस बात से एग्री नहीं थे, क्योंकि जब आप किसी चीज पे से अपनी कमांड हटाओगे तो आपको अपनी पावर भी कम करनी पड़ेगी वहां पे। ऐसा नहीं हो सकता कि पावर बनाए रखो और आप कमांड हटा दो, क्योंकि पावर कम्स विद मनी। जब आप स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी इज मनी, सिंपल वे में बोले तो जब आप स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी हटा रहे हो तो पैसे पे से अपनी पकड़ छोड़ रहे हो, पैसे पे से पकड़ छोड़ रहे हो तो पावर से भी हटेगी। लेकिन बाकी लोग ऐसा चाह नहीं रहे थे, ठीक है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा यूएसएसआर सिस्टम कोलैप्स हो गया। पहले तो जो 9th of November 1989 को बर्लिन वॉल फॉल हुई। बर्लिन वॉल फॉल होने का रीजन भी यही था कि जो ईस्ट जर्मनी के लोग थे वेस्ट जर्मनी जाना चाह रहे थे, क्योंकि जब वॉल ड्रॉ हुई थी ना, तो कई जगह पे तो वॉल ऐसी ड्रॉ हुई कि दो भाई हैं वो रह रहे हैं, एक हो गया ईस्ट में आ गया, एक की जमीन ईस्ट में आ गई और एक की जमीन वेस्ट में आ गई। दो रिलेटिव थे, कुछ दूरी पे रह रहे थे, अब एक ईस्ट में था एक वेस्ट में, दोनों मिल ही नहीं सकते थे कभी भी, ठीक है। तो लोगों में अंदर ही अंदर वो गुस्सा पैदा हो रहा था 1961 से, और वो पीक पे आ गया 1989 में, जब उन्होंने देखा कि हम लोगों को जो भी प्रॉमिस किया गया कम्युनिस्ट गवर्नमेंट द्वारा वो पूरा ही नहीं हो पा रहा। ना हम लोगों को ब्रेड मिल रहा है, ना हम लोगों को रहने की जगह मिल रही है, ठीक है, ना ही डेवलपमेंट हो रही है। तो ये झूठे वादे हैं सारे के सारे, ठीक है। तो लोगों ने मिलकर इस बर्लिन वॉल को तोड़ दिया 9th of November 1989, ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया, और फाइनली 26 of December 1991
को यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया। ठीक है, ये मैंने आपको पूरी स्टोरी बता दी है मोटी मोटी, कैसे बाइपोलर वर्ल्ड बना, कैसे कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, कैसे बर्लिन वॉल बनी, कैसे बर्लिन वॉल खत्म हुई। जब बर्लिन वॉल खत्म हुई तो कोल्ड वॉर अपने आप खत्म हो गया, और यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेट होते ही तो वो बिल्कुल खत्म हो गया। ठीक है, वही चीज को हम मोटा मोटा पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है कंसेप्ट ऑफ बाइपोलैरिटी। बाइपोलैरिटी का कंसेप्ट क्या कह रहा है? बाइपोलैरिटी रेफर्स टू ए ग्लोबल सिस्टम वेयर पावर इज कंसंट्रेटेड इन टू कंपीटिंग सेंटर्स। जहां पे पावर दो कंपीटिंग सेंटर्स में थी जो एक दूसरे के साथ कंपीट कर रहे थे। ड्यूरिंग कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर का टाइम है 1947, इंडिया जब इंडिपेंडेंस हुआ तब से, ठीक है, 1991 तक, ये कोल्ड वॉर का टाइम है। ठीक है, कोल्ड वॉर क्या था वो भी पढ़ेंगे हम। दीज वर यूएसए, यूएसए को आप कैपिटलिस्ट वर्ल्ड भी बोल सकते हो और डेमोक्रेटिक ब्लॉक भी बोल सकते हो। ठीक है, एंड यूएसएसआर सोशलिस्ट और अथॉरिटेरियन ब्लॉक। मैंने वर्ड सोशलिस्ट लिखा है, कम्युनिस्ट नहीं लिखा, क्योंकि कम्युनिज्म को जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना, कम्युनिज्म तो एक फिलॉसफी है जो पढ़ी जा सकती है, कम्युनिज्म को प्रैक्टिस करेंगे या कम्युनिज्म को जब हम ग्राउंड पे उतारेंगे तो वो सोशलिज्म के थ्रू ही हो सकता है। कम्युनिज्म क्या कह रहा था कि हम आप लोगों का वेलफेयर करेंगे। वेलफेयर करेंगे कैसे? कि सारी प्रॉपर्टी हम ले लेंगे, फिर हम बताएंगे कौन कहां पे क्या ग्रो करेगा, जो वो ग्रो करेगा उसको भी हम ले लेंगे, फिर हम डिवाइड करेंगे किसको क्या क्या देना है। लेकिन कर तो वो क्या रहे थे? वेलफेयर का काम कर रहे थे ना। तो कम्युनिज्म तो पढ़ने की फिलॉसफी है, उसका प्रैक्टिकल क्या है? सोशलिज्म है। तो इसलिए ये लिखा गया है। हालांकि आप कम्युनिस्ट भी लिख सकते हो, लेकिन कम्युनिस्ट और सोशलिज्म में फर्क इतना है, कम्युनिज्म थ्योरी है और सोशलिज्म प्रैक्टिकल है उसका। ठीक है, तो ये था बाइपोलैरिटी, जिसपे सीबीएसई ने कई बार 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, डिफाइन बाइपोलैरिटी। तो आप लोगों को यही बताना है कि वर्ल्ड में देयर वर 2 कंपीटिंग पावर, वन वाज यूएसए जो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड था और इंडस्ट्रियलिस्ट वर्ल्ड था, ठीक है, और डेमोक्रेसी था, एंड द सेकंड वाज यूएसएसआर जो अथॉरिटेरियन था। ठीक है, अथॉरिटेरियन क्योंकि एक ही लीडर की चल रही थी। ठीक है, अथॉरिटेरियन था, कम्युनिस्ट था और सोशोलॉजिस्ट था। ठीक है, सॉरी सोशलिस्ट था, नॉट सोशोलॉजिस्ट, सोशोलॉजी अलग हो जाएगा। ठीक है, सोशलिस्ट था। तो दैट वाज द कंसेप्ट ऑफ बाइपोलैरिटी। देन द सिंबॉलिक एंड, ये बाइपोलैरिटी का सिंबॉलिक एंड कब हुआ? ये बाइपोलर जो वर्ल्ड था, तो बाइपोलैरिटी का सिंबॉलिक एंड कब हुआ? सिंबॉलिक मतलब एक तरह से वो एंड हो गई थी, लेकिन फाइनली एंड हुई थी 1991 में। तो वो सिंबॉलिक एंड हुआ बाइपोलैरिटी का जैसे ही बर्लिन वॉल फॉल हुई। ठीक है, तो बर्लिन वॉल को सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट माना जाता है कोल्ड वॉर का। कोल्ड वॉर की स्टार्ट भी यही मानी जाती है कि कोल्ड वॉर अपने पीक पे था जब बर्लिन वॉल बनाई गई, और कोल्ड वॉर खत्म हो गया जब बर्लिन वॉल टूट गई। वो सिंबॉलिक उसका एंड माना जाता है। तो सिंबॉलिक एंड, द फॉल ऑफ बर्लिन वॉल ऑन 9th of November 1989। एमसीक्यू के लिए डेट याद रखना, बर्लिन वॉल के बनने की डेट, बर्लिन वॉल के गिरने की डेट, यूएसएसआर के बनने की डेट, यूएसएसआर के डिस्ट्रक्शन की डेट। ठीक है, यूएसएसआर बना था 30th of December 1922 में, यूएसएसआर खत्म हुआ 26th of December 1991 में। बर्लिन वॉल बनी अगस्त 13, 1961 और डिस्ट्रक्शन किया गया नवंबर 9, 1989। ठीक है, और कोल्ड वॉर का कोई डेट नहीं है क्योंकि वो एक कोई स्पेसिफिक इवेंट नहीं है, मल्टीपल इवेंट को मिला के कोल्ड वॉर बोला जाता है। तो कोल्ड वॉर का टाइमलाइन है 1947 से 1991 तक। ठीक है, 1948 बोल दे तो भी सही है क्योंकि ब्लॉकेड तो पहली बार वहीं हुआ था, तो स्टार्ट उन्होंने पहले वहीं से किया था। ठीक है, लेकिन नॉर्मली आपको बुक्स में मिलेगा 1947 से 1991 तक। ठीक है, हाँ जी, नहीं वर्ल्ड वॉर क्या था, मल्टीपल इवेंट हो रहे थे ना। मैंने बताया क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, वियतनाम में फाइट हुई, नॉर्थ कोरिया में फाइट हुई,
ठीक है, ये सब वर्ल्ड वॉर के इवेंट्स हैं। हाँ सॉरी, कोल्ड वॉर, ये सब कोल्ड वॉर के इवेंट है, ये सब कोल्ड वॉर के इवेंट है। कोल्ड वॉर कोई वॉर था ही नहीं ना, वॉर के आगे कोल्ड वॉर लग ही नहीं सकता। कोल्ड वॉर इसीलिए बोला गया है कि वॉर था ही नहीं, वॉर हुआ नहीं, बस दोनों एग्रेशन दिखा रहे थे। ठीक है, उस एग्रेशन में दोनों एक दूसरे के, अब जैसे कोई दो पर्सन हो, दो बहुत पावरफुल पर्सन है, आपस में तो लड़ नहीं रहे, लेकिन दोनों में एग्रेशन बहुत ज्यादा है एक दूसरे के लिए, तो कोई कमजोर सा दिखा उसको पकड़ के पीट दिया। ठीक है, लेकिन वो बोलते हैं ना, जो बोलते हैं कि अब उसका गुस्सा मुझ पे क्यों उतार रहे हो। ठीक है, तो अब आपस में जो गुस्सा था उनका वो किसी और पे उतारते गए, तो इसीलिए उसको कोल्ड वॉर बोला गया। ठीक है, आइडियोलॉजिकल वॉर था, दोनों आइडियोलॉजीज का वॉर था वो दो। दैट वाज नॉट द वॉर, दैट वाज द आइडियोलॉजिकल वॉर। दो आइडियोलॉजी फाइट कर रही थी, कम्युनिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म, कि कौन सी फिलोसफी बेटर है। ठीक है, mark the symbolic end of Cold War and the beginning of collapse of the bipolar world order. This was followed by the unification of Germany. जर्मनी का यूनिफिकेशन कब हुआ? 9th of November 1989, जब बर्लिन वॉल गिर गई तो जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया। एंड अल्टीमेटली डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर इन 1991। तो ये वेस्ट बर्लिन, ये ईस्ट बर्लिन। ठीक है, तो बर्लिन को डिवाइड कर लिया गया था। जर्मनी तो डिवाइड हुआ ही हुआ था, जर्मनी में भी बर्लिन जो था वहां पे वो वॉल खींची गई थी। और जो मैंने बताया कि ऐसा था कि दो भाई हैं या दो रिलेटिव हैं या एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स हैं, तो कुछ वेस्ट में आ गए, कुछ ईस्ट में आ गए। ठीक है, लोगों के घरों के बीच से दीवार गई थी। ठीक है, कि ऐसा था कि घर बीच से दीवार ड्रॉ कर दी, जितना उस टाइम पे वो कर सकते थे, जिन्होंने, क्योंकि पहले वो दीवार ड्रॉ की यूएसएसआर ने, तो यूएसएसआर जहां से उस दीवार को ड्रॉ कर सकता था वहीं से कर दिया, उसको रातों रात बनाई गई थी एक तरह से। ठीक है, तो ये डिवाइड डिवीजन हुआ था। नेक्स्ट है बर्लिन वॉल। बर्लिन वॉल वाज बिल्ट, तो अगर बर्लिन वॉल पे नोट लिखना है, वैसे बर्लिन वॉल आपके सिलेबस में है नहीं, आपकी बुक के पहले पेज पे लिखा हुआ है बस बर्लिन वॉल क्या था। ठीक है, तो बर्लिन वॉल वाज बिल्ट ड्यूरिंग कोल्ड वॉर टू डिवाइड कम्युनिस्ट ईस्ट जर्मनी फ्रॉम कैपिटलिस्ट वेस्ट जर्मनी। तो इतना आपको पता होना चाहिए कि बर्लिन वॉल कोल्ड वॉर के दौरान बनाई गई थी कम्युनिस्ट ईस्ट जर्मनी और कैपिटलिस्ट वेस्ट जर्मनी को सेपरेट करने के लिए। टू स्टॉप द माइग्रेशन टू द वेस्ट, ईस्ट जर्मनी बिल्ड द वॉल ऑन 13th of August 1961 अराउंड द वेस्ट बर्लिन। It became a symbol of Cold War division for 28 years. तो ये भी याद रख लेना कितने साल तक ये बनी रही, हालांकि डेट है तो आप निकाल सकते हो उसको। Mass protest and political reforms led to the fall of Berlin Wall on November 9, 1989. तो अलग अलग प्रोटेस्ट होते रहे अलग अलग टाइम पे, क्योंकि लोग वेस्ट की साइड जाना चाह रहे थे, जाना अपने रिलेटिव से मिलने के लिए, अपने जो फैमिली मेंबर है उनसे मिलने के लिए, क्योंकि जो मैंने बताया रातों रात बनाई, जो वेस्ट ईस्ट में रह गया वो ईस्ट में रह गया, जो वेस्ट में रह गया वो वेस्ट में रह गया, अब उसके आने का कोई सिस्टम नहीं था। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो ईस्ट में आए हुए थे, वेस्ट से थे, वो ईस्ट में ही रह गए, जो ईस्ट वाले वेस्ट में गए हुए थे वो वेस्ट में ही रह गए सारे के सारे। तो ये सडन स्टेप था एक तरह से जो लिया गया। अब आपको गई ऐसे रातों रात कैसे बन गई? पहले ही उन्होंने बैरिकेडिंग कर दी थी, वायर लगा दिए थे, लेकिन लोग वायर को कट करके चले जाते थे। ठीक है, तो उन्होंने फिर रातों रात ही वॉल बना दी। Citizens joyfully dismantled the wall, leading to the Germany reunification on October 1990। तो ये इसमें, क्योंकि बर्लिन वॉल फॉल हुई 9th of November 1989 को, बर्लिन वॉल फॉल होने का मतलब ये नहीं था कि पूरी बर्लिन वॉल एक दिन में गिरा दी। बर्लिन वॉल फॉल होने का मतलब ये था कि एक हिस्से को तोड़ दिया गया, तो टूट गया, तो जो चीज बनी हुई थी वो टूट गई, फिर धीरे धीरे उस पूरी वॉल को हटाया गया। ठीक है, तो इसलिए ये टाइमलाइन में वो टाइम है कि 9th of November से October 3, 1990, तो वो टाइम लगा उस वॉल को हटाने में। ठीक है, उसके लिए अलग अलग फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे। आप कहोगे बनाया तो एक रात में था, हटाने में टाइम लगा, ऐसा ही होता है, बनने में बन जाती है चीज कई बार, लेकिन उसको हटाने में कई बार टाइम लग जाता है फिर। ठीक है, एंड द सोवियत यूनियन कोलैप्स ऑन 26th of December 1991। ठीक है, सो दिस वाज द राइज एंड फॉल ऑफ द बर्लिन वॉल। इस पे बहुत सारी वेब सीरीज भी बनी हुई है, मूवीज भी हैं कि बर्लिन वॉल कैसे बनी थी और फिर कैसे वो टूटी। हालांकि इसके बैक एंड में बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे, क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है तो इसलिए हम उनको पढ़ नहीं रहे हैं।
मैंने तो आप लोगों को मोटी मोटी स्टोरी बताई है कि वो कैसे बनी और कैसे वो गिरी। देन कोल्ड वॉर, ये आपके बुक में नहीं है, ये मैंने एक्स्ट्रा डाला है कि कोल्ड वॉर समझाने के लिए कोल्ड वॉर क्या था। कोल्ड वॉर वाज ए पीरियड ऑफ पॉलिटिकल, मिलिट्री एंड आइडियोलॉजिकल टेंशन बिटवीन यूएस एंड इट्स अलाइड कैपिटलिस्ट ब्लॉक एंड सोवियत यूनियन एंड इट्स अलाइज कम्युनिस्ट ब्लॉक आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। तो ये था कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर एक मिलिट्री, पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल टेंशन थी कैपिटलिस्ट या वेस्ट ब्लॉक और ईस्ट ब्लॉक के बीच में। अगर सिंपल बताना है तो वेस्ट ब्लॉक और ईस्ट ब्लॉक के बीच में पॉलिटिकल क्यों? क्योंकि वो अपनी आइडियोलॉजी को बेटर बताना चाह रहे थे कि हमारी आइडियोलॉजी बेटर है, ठीक है। मिलिट्री फाइट हुई लेकिन डायरेक्ट नहीं हुई, इनडायरेक्ट हुई, ठीक है। एंड आइडियोलॉजिकल टेंशन, इट बिगेन अराउंड 1947 विद द ट्रूमैन डॉक्ट्रिन एम टू कंटेन कम्युनिज्म। 1947 में ये ट्रूमैन जो है ये उस वक्त यूएसए के प्रेसिडेंट होते थे, ठीक है। तो ये एक डॉक्ट्रिन लेके आए थे जिसको ट्रूमैन डॉक्ट्रिन बोला जाता है। ट्रूमैन डॉक्ट्रिन क्या कह रहा था कि उन्होंने सभी अलाइड कंट्रीज के साथ मिलके, यूएसए ने अपनी फ्रेंडली कंट्रीज के साथ मिलके ये डिसाइड किया कि भाई मीटिंग की और ये डिसाइड किया कि चलो मिलके कम्युनिज्म को खत्म करते हैं। कैसे करेंगे वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि हम चलो उसको खत्म करते हैं, तो उसको बोला जाता है ट्रूमैन डॉक्ट्रिन। फिर उसके बाद ट्रूमैन डॉक्ट्रिन स्टार्ट उधर से हुआ, फिर यूएसएसआर ने ब्लॉकेड लगा दिया 1948 में, ठीक है। और फिर धीरे धीरे वो टेंशन बढ़ती गई। एंड मार्शल प्लान किस चीज के लिए आया था? यूरोप के रिकंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है। मिलिट्री अलायंस वर फॉर्म्ड, नाटो इन 1949, वॉर्सो पैक्ट इन 1955। मेजर क्राइसिस इंक्लूड बर्लिन क्राइसिस ऑफ 1961 जो बर्लिन वॉल बनी, क्यूबा एंड मिसाइल क्राइसिस, मैंने जो बताया कि क्यूबा में मिसाइल इंस्टॉल कर दी थी यूएसएसआर ने, क्योंकि उनका फ्रेंडली नेशन था वो। फिडल कैस्ट्रो नाम के एक लीडर थे जो क्यूबा पे रूल करते थे। और क्यूबा किस चीज के लिए फेमस है? शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है क्यूबा को, ठीक है। अटलांटिक ओशियन में एक आइलैंड कंट्री है ये। हाँ जी सर, इसमें तो लिखा हुआ है कि वॉर्सो पैक्ट नाटो के बाद बना था। हाँ, बट सर जब आप नेटो पढ़ा रहे थे तब हाँ, आपने बताया था कि जो नेटो है वो वॉर्सो पैक्ट के उस नहीं मैंने तो ऐसे ही बताया था, आपने उल्टा सुना। मैंने तो हमेशा नहीं 1955 बताया, मैंने यही बताया आप लोगों को। ध्यान, जब मैंने ईयर बताया 1955, आप चेक करना, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं पहले बताऊंगा, ठीक है। आप लोगों को ध्यान है ये बात। 1955 में वॉर्सो पैक्ट बना। वॉर्सो पैक्ट बना था नाटो के रिस्पॉन्स में, नाटो वॉर्सो पैक्ट के रिस्पॉन्स में नहीं बना था, ठीक है। पहले बना नाटो, उसके रिस्पॉन्स में फिर वॉर्सो पैक्ट बना था 1955, ठीक है। कोल्ड वॉर एंडेड इन 1991 विद द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन। तो सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ और 1991 में, और यूएसएसआर जो है उसका कोलैप्स हो गया और रसिया एक बड़ी कंट्री बन के आया। और जो बाकी कंट्रीज थे, आर्मेनिया, जॉर्जिया, ठीक है, अजरबैजान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, आपने वो सारी कंट्रीज पढ़ी है। सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो है, बाल्टिक नेशन जो है, लाटविया, लिथुएनिया, ठीक है, ये सारे के सारे पहले यूएसएसआर का हिस्सा होते थे, ठीक है। सो दिस वाज कोल्ड वॉर। नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे तो सोवियत सिस्टम, जो आपकी उसका पहला हेडिंग है कि सोवियत सिस्टम क्या था, ठीक है। तो वो स्टार्ट करेंगे। मैंने पूरा का पूरे चैप्टर की स्टोरी बता दी है, अब जस्ट हम पढ़ेंगे और चैप्टर को पूरा करेंगे। सोवियत सिस्टम पे नोट लिखना, नोट लिखवाया गया है, और सोवियत सिस्टम पे कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि राइट नोट ऑन सोवियत सिस्टम। 4 नंबर में भी पूछा गया है, ठीक है। सोवियत सिस्टम कैसे फेल हुआ, उसके फेल होने से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है जो सीबीएसई पूछता है, ठीक है।